स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में। साथियों, जैसे कि पता होगा बहुत ही जल्द आप लोगों का यहाँ पे टीआरई 4 का एग्ज़ाम है। और टीआरई 4 के साथ साथ में आगामी जो भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको पता होगा कि जो साइंस का बुक है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज से हम क्लास 9th और 10th मेनली अगर कि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखिएगा तो एनसीईआरटी का जो बुक होता है क्लास 9th और 10th से ही मैक्सिमम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है। अगर के देखिएगा क्लास 11 का जो चीज़ें रहती हैं वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खास करके जो वनडे एग्ज़ाम होती है उसमें क्लास 11 से ना के बराबर में यहाँ पे सवाल आता है। लेकिन जो सबसे अत्यधिक सवाल आता है कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, जैसे अभी आप लोग का टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगा या मान के चलिए रेलवेज वगैरह के आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देते होंगे, तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो एनसीईआरटी के क्लास 9th और 10th के बुक से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम ये एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि क्लास 9th और क्लास 10th का जो भी एनसीईआरटी है हम उसको ख़त्म करवाएंगे। और इसके लिए हम जो सोर्स बुक लिए हैं वो दृष्टि पब्लिकेशन का, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये बुक हम लिए हैं। इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस दिए रहते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो एनसीईआरटी के तो जो बुक्स वगैरह हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बुक पढ़ने के बाद भी उनसे वहाँ पे जो है सवाल नहीं बनते हैं। तो ये सीरीज़ को अगर कि आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा सा समझ विकसित होगा यहाँ पे साइंस के बारे में। और जो भी सवाल आएंगे आप परीक्षा में वहाँ पे सही कर लीजिएगा। खास करके ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे उन लोगों के लिए होने वाला है जो कि तुरंत यहाँ पे टीआरई 4 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और उसमें भी जो टीजीटी यहाँ पे साइंस से होंगे या जो 6 to 8 में यहाँ पे साइंस से एग्ज़ाम देने वाले होंगे उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करेंगे। और इस बुक का जो पीडीएफ है, पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, तो जाकर वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पूछ रहा है कि सामान्यतः जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस होती है, पदार्थ की इन अवस्थाओं की अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ठोस, द्रव और गैस के बारे में कुछ यहाँ पे कथन दिया गया है, उसी के बारे में बताना है। ठीक है, पहला है कथन क्या दिया गया है कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की जो कंप्रेशन होता है काफ़ी कम होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो स्टेटमेंट है, द्रव में ठोस, द्रव में और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। यानी कि जो बोल रहा है कि जो है द्रव के अंतर्गत में ठोस का भी और द्रव का भी और गैस का ही मिश्रण हो सकता है, ये बताना है। तो अगर के यहाँ पे देखिएगा तो जो स्टेटमेंट 2 कहा गया है बिल्कुल वो सही कहा गया है। ठीक है, जो यहाँ पे है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों के संदर्भ में जो पहला कथन कहा गया है, जिसमें कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है, जबकि स्टेटमेंट में बोला गया था कि ये यहाँ पे बोला गया था कि कम होता है, जो कि ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये अत्यधिक होता है। अब देखिए हम देखते हैं कि जो संपीड़ितता होता है वो किस में कितना होता है। सबसे ज़्यादा अगर ये किसी को हम कंप्रेस कर सकते हैं तो वो गैस को कर सकते हैं। उसके बाद जो कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता जो होती है उसके बाद द्रव में होती है। और सबसे जो कम होता है वो गैस में होता है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई सॉरी यहाँ पे ठोस में होता है, सबसे कम होता है। हम एक इजी उदाहरण से समझ लेते हैं। तीन चीज़ लेते हैं, एक कोई ठोस लेते हैं, एक कोई द्रव लेते हैं और दूसरा जो लेते हैं कोई भी हम गैस लेते हैं। ठोस में मान के चलिए हम रबर ले लिए, ठीक है। और द्रव में हम क्या ले लिए, सबसे आसान जो चीज़ है पानी को हम ले लेते हैं। और गैस में कोई भी हम हवा ले लेते हैं। तो किसको कंप्रेस करना ज़्यादा इजी होगा, किसको दबाना ज़्यादा इजी होगा? तो ऑब्वियस सी बात है जो गैस होती है उसका कंप्रेसिबिलिटी जो होता है सबसे हाई होता है। उसके बाद द्रव को है, द्रव को भी अत्यधिक प्रेशर देने के बाद ये भी कंप्रेस्ड हो सकता है, लेकिन जो ठोस है बहुत ही कम नाम मात्र का ये यहाँ पे कंप्रेस होगा। तो अगर के आपसे ये पूछा जाए किस में संपीड़ितता सबसे अधिक होती है, तो गैस में होती है, फिर द्रव में होता है, फिर उसके बाद सबसे कम ठोस में होता है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे कि घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जो एलपीजी गैस होता है
तथा अस्पताल में प्रयुक्त ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है, या जो वाहन चलते हैं जिसमें सीएनजी भरा जाता है, ये सब जो होता है ना कंप्रेस्ड गैस होती है, संपीड़ित गैस होती है। ठोस पदार्थों की संपीड़ितता सबसे कम होती है, जैसे कि अभी हमने बताया ठोस का सबसे कम होता है। दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर होमोजीनियस समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। यानी कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, स्वतः मिलते हैं, उसको खुद से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कि जो खुद से मिलेगा उसको फिर अलग टाइप से हो जाए, लेकिन जो जो स्वतः मिलते हैं उसको हम यहाँ पे विसरण कहते हैं। ठीक है, अगर कि हम मिलाते हैं तो उसको हम कह देंगे विलयन कहेंगे, या मिश्रण कुछ अलग तरीका से कहेंगे। तो जो दूसरा स्टेटमेंट में अगर के देखिएगा तो आपका यहाँ पे दिया गया था कि जो द्रव में है, जो ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है तीनों में विसरण यहाँ पे संभव है। और ठोस की अपेक्षा में द्रव में विसरण की दर अत्यधिक होता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस में सबसे कम होता है। अब एक और बात देखिएगा, हम देखते हैं यहाँ पे आकर्षण बल किसमें सबसे ज़्यादा होगा। आकर्षण बल किस में ज़्यादा होगा, जिसके अणु पास पास होंगे। यानी कि जो ठोस का होगा, ठोस का जो यहाँ पे आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। उसके बाद अगर कि हम देखें तो द्रव में होगा, और फिर देखें तो ये जो होगा हमारा गैस में होगा। लेकिन यही अगर कि हम गतिज ऊर्जा के रूप में बात करें कि किस में गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि किसका जो अणु होगा ज़्यादा मूवमेंट करेगी, ऑब्वियस सी बात है वो गैस का करेगी। तो इसमें जो हो जाएगा गैस होगा, फिर द्रव होगा, और फिर जाके यहाँ पे ठोस होगा। तो दोनों चीज़ यहाँ पे इन्वर्सली होते हैं, आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा। और आकर्षण बल जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसमें गतिज ऊर्जा सबसे कम होगा। आप लोग दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। वही यहाँ पे चीज़ दिया गया है कि ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम होता है, और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। जबकि ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम और गैसों के कणों में सबसे अधिक तथा द्रव के कणों में मध्यवर्ती होता है, जो चीज़ अभी हम आपको समझाएं। आई होप कि जो पहला सवाल था आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हुआ होगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कथन दिया गया है कि बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक जो होता है 273 केल्विन होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है। और तीसरा स्टेटमेंट है बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अत्यधिक होती है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ये बिल्कुल सही है। बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान होता है। बाकी जो तीसरा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट भी गलत है और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। जो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 373 नहीं होता है, 273 केल्विन होता है। आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अगर देखिएगा तो यहाँ से ये राइट उत्तर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जिस ताप पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसको क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। और जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और जो क्वथनांक है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273.16, यानी कि नॉर्मल हम कहें तो 273 केल्विन होता है, जो कि पहला में दिया गया था कि 373 केल्विन होता है, जो कि ये गलत दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कि बर्फ अथवा किसी ठोस को गर्म करने पर भी उसके पूर्णतः गलने तक की क्रिया के दौरान उसका तापमान एक समान रहता है। बर्फ अथवा ठोस के द्वारा दी गई ऊष्मा का उपयोग ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया में इसके कणों के बीच के आकर्षण बल को घटाने में किया जाता है। अब देखिए, अभी तुरंत हमने बताया कि आकर्षण बल कैसे काम करता है, किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। मान के चलिए बर्फ़ है, अच्छे से समझते चलिएगा क्योंकि दोबारा कभी आपको फिर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो जाता है होगा। ठीक है, बर्फ़ क्या है, ठोस है, और इसको हमको द्रव में बदलना है। द्रव यानी कि पानी में बदलना है। ठीक है, अभी तुरंत हम आपको बताएं कि जो ठोस होते हैं इसके जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं।
बहुत पास पास होंगे तो यानी कि इसका जो आकर्षण बल होगा ये भी अत्यधिक होगा। अगर के इसके नीचे हम तापमान देते हैं यानी कि नीचे से हम हीट देते हैं तो ये कण क्या होगा, एक दूसरे से दूरी बनाएगा, और जब दूरी बनाएगा तो जो इसका आकर्षण बल होगा ये भी आपस में कम होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है कि जो ऊष्मा देते हैं वो आकर्षण बल को घटाने में किया जाता है, क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह के वृद्धि हुए ही इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। इसलिए यह माना जाता है कि यह गलने के बाद प्राप्त जल अथवा द्रव में छुपी रहती है, जो पदार्थ की संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, जो कि ऑप्शन 2 में हम भी बताए हैं जो सही होता है। अब वही बात है कि जो बर्फ़ है ना, बर्फ़ के तब तक अगर के आप इसके नीचे से तापमान देते हैं तो इसका टेम्परेचर हमेशा बराबर रहेगा जब तक कि जो बर्फ़ है पूरी तरह से यहाँ पे पिघल नहीं जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा में अधिक ऊर्जा होती है। आपने देखा होगा अगर एक खाना बनाते होंगे तो खाना बनाते समय पानी, गर्म पानी से अगर के हाथ जल जाए या आग में हाथ जल जाए तो उतना नहीं लगता है जितना कि भाप, जो भाप होता है, जैसे रोटी बनाते हैं ना, रोटी के जो भीतर में जो ऊष्मा होती है, भाप जो होती है, उससे हाथ जो है तेजी से जलता है। किसके कारण? क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा अत्यधिक होती है। आई होप कि ये समझ गए होंगे। अगला सवाल हम चलते हैं। सवाल पूछ रहा है कि ताप का एसआई मात्रक कौन सा है। ऑप्शन देखिएगा दिया गया फ़ारेनहाइट, केल्विन, पास्कल और सेल्सियस। तो जो ताप का एसआई मात्रक है ना वो केल्विन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी जो है ना फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, डिग्री सेल्सियस, तीनों ही तापमान के ही मात्रक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक है वो जो केल्विन है, ठीक है। तापमान के माप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाते हैं। मान के चलिए केल्विन से हमको सेंटीग्रेड में यहाँ पे चेंज करना है, तो इसमें क्या करेंगे, -273 करेंगे। और जस्ट इसका उल्टा अगर के सेल्सियस से हमको केल्विन में ले जाना है तो इसमें हम 273 जोड़ेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। पास्कल दाब का एसआई मात्रक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फियर होता है, जिसको 1 एटीएम लिखा जाता है, जिसे सामान्य दाब कहा जाता है। एटमॉस्फियर गैसीय दाब का मात्रक होता है। बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि जो वायुमंडलीय दाब होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो एटीएम होता है, जिसको एटमॉस्फियर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल, चौथा सवाल है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधी गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाने की क्रिया को क्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन है वाष्पीकरण, विसरण, ऊर्ध्वपातन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने अथवा किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में बदल जाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब कि कोई भी ठोस पदार्थ है वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जा रहा है, यानी कि मान के चलिए कि ठोस में अगर के हम बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ डायरेक्ट अगर के गैस के रूप में यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है, तो इस तरीक़ा के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि ऊर्ध्वपातन का हमेशा उदाहरण पूछा जाता है, तो जो कपूर और एमोनियम क्लोराइड है वो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया दर्शाने के लिए सामान्य उदाहरण है। और सबसे अत्यधिक सवाल जो पूछा जाता है उदाहरण में, कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, तो यही कपूर के बारे में पूछा जाता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। पांचवा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो जो शुष्क बर्फ है जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, वो बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। 1 एटमॉस्फेयर दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, जिसका है शुष्क बर्फ कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल है छठा नंबर सवाल कि वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के रूप में प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट यानी कि बीईसी
बीईसी चौथा अवस्था और पांचवा अवस्था को प्राप्त किया है। पदार्थों के इन दोनों अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होते हैं, पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था अथवा बोस आइंस्टाइन कंडसेंट के कारण होती है। ठीक है, तो दूसरा जो स्टेटमेंट अगर के देखिएगा आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। और फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है, आप लोग याद रखिएगा। जो कि वहाँ पे देखिएगा फर्स्ट कथन में ये चीज़ दिया गया था कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होते हैं, तो ये पहला कथन यहाँ पे सही हुआ। उसके बाद है कि नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंतर्गत में हीलियम गैस या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आवेशित हो जाती है, जिससे ट्यूब या बल्ब के अंतर्गत में चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद गैस के स्वभाव के अनुसार इन प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। ठीक है, और उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनती है। जो यहाँ पे आपका सेकेंड स्टेटमेंट में ये बोला गया था कि सूर्य और तारों में चमक यहाँ पे बीईसी के कारण होता है, जो कि ये गलत है। जो चमक होती है वो प्लाज्मा के कारण ही चमक वहाँ पे होता है, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो हमारा गलत होता है। और कुछ हम देख लेते हैं पांचवी अवस्था के बारे में कि भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 ईस्वी में पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट बीईसी कहा गया। अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कर्टले और कॉर्ल ई वैमेन को बीईसी की अवस्था प्राप्त करने के लिए सन 2001 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सारा पॉइंट जो हम बता रहे हैं आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और चैप्टर 1 का ये लास्ट सवाल है आपका। सवाल है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। यह एक सतही परिघटना है, बिल्कुल सही है। इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। इससे ठंडक उत्पन्न होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट अगर के देखिएगा तो तीनों स्टेटमेंट आपका ये सही दिया गया है। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर होगा। उपयुक्त तीनों कथन सही है। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, यह सतह पर ही उत्पन्न होता है। अगर के हमको वाष्पीकरण करना है तो एक मुंह जो है वायुमंडल की ओर यानी कि आसमान की ओर खुला छोड़ना होगा हमको। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया गया है कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि सतही क्षेत्रफल जो कि वायुमंडल की ओर खुला होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर यह निर्भर करता है। अगला है कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषण के कारण यहाँ पे शीतलता होती है। और यही के कारण जो है जो क्या होता है कि गर्मी के दिनों में अगर कि हमारा पसीना वाष्पीकृत होता है तो हमको ठंडक महसूस होता है। किसके कारण? शीतलता के कारण। और ये किसका उदाहरण है? तो वाष्पीकरण के ये उदाहरण है। साथियों ये चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है और कल से फिर हम यहाँ पे चैप्टर 2 की तरफ क्लास 9 का बढ़ेंगे। तो कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो ये बुक है, जो स्टार्टिंग का बुक हमने बताएं, इस बुक्स को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो जाकर वहाँ से आप लोग इसको भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा, बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो बस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे आज, और फिर कल क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जो चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम देखेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।